मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ कि अलीवर्दी खान का डेथ हुआ और उनका पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। ठीक है, और नवाब बनते ही सिराजुद्दौला क्या था, यंग था, 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां पर नवाब का अगेंस्ट, उनका ऑर्डर का अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो कि नवाब को अच्छा नहीं लगा। तो वो जाके फोर्ट विलियम सीज कर लिए, है ना, कैप्चर कर लिए। अब उसके बाद का कहानी आगे आते हैं बैटल ऑफ प्लासी पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसके बाद। ठीक है, इट वॉज फाउट बिटवीन द फोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव। ये याद रखना, किसके अंडर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर थी? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराज उद्दौला एट प्लासी। प्लासी कहाँ? बिटवीन कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये दो जगह के बीच में। ठीक है, प्लासी में क्या हुआ, युद्ध हुआ किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, और नवाब अपना आर्मी। मीर जफर हु वांटेड टू बिकम द नवाब, मीर जफर को लालच था, है ना, बंगाल का राजगद्दी से, तो वो चाहता था कि हम नवाब बन जाए, लेकिन वो बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला थे। तो ये मीर जफर क्या किया ना कि रॉबर्ट क्लाइव का साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी रचा, षड्यंत्र रचा, है ना। एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव का हुआ ना कि रॉबर्ट क्लाइव देखा कि भाई नवाब को ऐसे डिफीट करना बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है, तो इनका खिलाफ षड्यंत्र किया जाए, ये बुद्धि था रॉबर्ट क्लाइव का, कूटनीति। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि मीर जफर को, ठीक है, मीर जफर को अपने तरफ खींचा, मीर जफर से नेगोशिएट किया कि अगर ये प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो नवाब तुमको बना देंगे, मीर जफर को। तो मीर जफर लालच में आ गया, है ना, और मीर जफर युद्ध किया। तो ये कहने का सिर्फ था नवाब के तरफ से सिराजुद्दौला, लेकिन इसे तो घूस देके रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ कर रखा था। ठीक है, तो आगे देखो यही पढ़ेंगे। फिर क्या होता है कि मीर जफर हु वांटेड टू बिकम द नवाब ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर्स टू थ्रो अवे देयर वेपन्स। ठीक है, और क्या होता है, इंडियन सोल्जर्स को घूस देता है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स क्या मतलब? नवाब का सोल्जर्स। ठीक है, नवाब का सोल्जर्स, ठीक है, उसे घूस देता है कि भाई जो युद्ध होगा उसमें सिर्फ तुम लोग मुख्य दर्शक टाइप का खड़ा रहोगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ऑन द बैटल। और इस तरह क्या होता है कि नवाब के तरफ से जो आर्मी आता है उसमें मात्र 10% युद्ध करता है, जो नवाब का लॉयल ऑफिसर्स लोग था वो लोग, और बाकी वाले लोग तो इसी तरह खड़ा रहते हैं। तो नवाब हार जाता है युद्ध। ठीक है, नवाब युद्ध हार जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी ये एक सही मायने में युद्ध नहीं था, ये बस एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र के कारण ही बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत पाया। ठीक है, और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा साथ देने वाला कौन था? मीर जाफर। ठीक है, चलो आगे देखो। The British consolidated their position in Bengal by making Mir Jafar as the Nawab of Bengal, बना दिया नवाब ऑफ बंगाल मीर जफर को। He gifted, ही मतलब कौन? मीर जफर। मीर जफर गिफ्टेड लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत पैसा दिया, तकरीबन 20-30 लाख रुपया देता है शायद। ठीक है, बहुत पैसा देता है ब्रिटिशर्स को। और 24 परगना ये जगह है। ठीक है, 24 परगनाज ये जगह है बंगाल में। ठीक है, 24 परगनाज ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश को 24 परगना जो एक जगह है वो दे देता है। ठीक है, बट मीर जफर कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिशर्स का लालच कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, है ना, हमेशा वो लालच बढ़ता चला जा रहा था और डिमांड हमेशा बढ़ता चला जा रहा था। तो मीर जफर उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाया। तो दे इंस्टॉल्ड हिज सन इन लॉ। दे यहाँ पर कौन है? ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स क्या किए कि मीर जफर को हटा के उसका दामाद सन इन लॉ को बना दिया नवाब, जिसका नाम था मीर क्वासिम। व्हाट? मीर क्वासिम।
है ना। अब मीर कासिम को बना दिया नवाब, क्योंकि मीर जफर उसका जो डिमांड था ब्रिटिशर्स का वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो हटो भाई, जब तुम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे रह के। तो उसको हटा दिया, उसका दामाद को बना दिया मीर कासिम। He had to give the company officials present amounting 29 lakh and the जमींदारी of 3 more districts। ठीक है, अब क्या हुआ, मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम क्या किया, अंग्रेज को क्या दिया, 30 लाख रुपया दिया, 29 लाख रुपीज, सॉरी 29 लाख रुपीज, और जमींदारी दिया 3 डिस्ट्रिक्ट का, और जमींदारी दिया। जमींदारी मतलब क्या, पूरा रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम। ठीक है, जमींदारी दे दिया 3 डिस्ट्रिक्ट का, और पहले से 24 परगना जो जगह उसका दिया हुआ था। फिर देखो, आफ्टर दिस बैटल द कंपनी गोट द कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल का जो एक रईस एरिया था, है ना, उसका कंट्रोल अंग्रेज के हाथ में गया। द वास्ट रिसोर्सेस ऑफ द प्रोविंस वेर यूज्ड टू कंक्यूर मोर एरियाज ऑफ इंडिया। ऑल्सो विद द मनी दे गोट they were able to increase their economic hold in बंगाल। अब क्या कि वहीं का रेवेन्यू तहसील रहे हैं और वो अपना वर्चस्व भारत पर बढ़ाने के लिए, भारत पे कब्जा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब उनको इंग्लैंड से पैसा लाके इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, वो भारत से ही कमा रहे हैं और भारत में ही खर्च कर रहे हैं। द ब्रिटिश मोनोपोलाइज्ड बंगाल्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्लंडर्ड द प्रोविंसेस। लिखा ना, प्लंडर्ड द प्रोविंसेस। ब्रिटिश क्या किया कि मोनोपोलाइज कर दिया कि बंगाल में अब वही लोग सिर्फ करेगा बिजनेस। ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी हैड फॉर रीचिंग consequence to the fate of India and it proved to be the very foundation stone for meeting British Empire in India। और इस तरह जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, ये भारत का एक निर्णायक, भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, और उस निर्णायक युद्ध में नवाब युद्ध हार जाते हैं षड्यंत्र के कारण, और ब्रिटिशर्स षड्यंत्र के कारण युद्ध जीत जाता है और बंगाल पे कब्जा कर लेता है। और बंगाल उस समय का बहुत ही धनी इलाका था। ठीक है, देखें किस तरह ब्रिटिशर्स किया कब्जा बंगाल पे। मीर क्वासिम ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज टू द ब्रिटिश एंड इंडियन मर्चेंट्स। जो मीर क्वासिम बना नवाब, है ना, मीर जफर को हटा के उसका दामाद को बनाया मीर क्वासिम को। तो मीर क्वासिम क्या किया, इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज दिया ब्रिटिशर्स को और इंडियन मर्चेंट्स को, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया ट्रेड के लिए, है ना। दिस एनॉयड द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड हिम। तो अब ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा। क्यों, पहले वो पूरा अकेला संभाल रहा था वहां से प्रॉफिट, और अब क्या हो गया है कि बट गया है। किसके बीच में बट गया, कि वहां का जो इंडिजिनियस ट्रेडर है उनके बीच, है ना। मीर क्वासिम टुक रिफ्यूजी एट अवध। मीर क्वासिम क्या हुआ, रिफ्यूजी बन गए अवध जाके, मतलब अवध जाकर वहां बस गए ब्रिटिशर्स लोग से बचने के लिए। ठीक है, विथ शुजा उद्दौला। यहां पे देखो ध्यान देना, अवध में जो उस समय थे वो शुजा उद्दौला थे, सिराज उद्दौला नहीं। सिराज उद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी में है सिर्फ। ठीक है, बस बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो अवध में थे वो शुजा उद्दौला है। नाम में देखना सिर्फ आई और यू का अंतर है। ठीक है, तो ये शुजा उद्दौला है। वो मुगल इंपीरियर, ये मुगल इंपीरियर थे। मतलब कि मीर क्वासिम भाग के रिफ्यूजी बन गया अवध जाकर, और अवध में उस समय कौन शासन कर रहा था, शुजा उद्दौला। शाह आलम ऑल्सो टुक रिफ्यूजी। शाह आलम जो है वो भी रिफ्यूजी बन गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, शाह आलम भी रिफ्यूजी बन गया, है ना। देखो अब बैटल ऑफ बक्सर का शुरुआत होता। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का शुरुआत होता, तो उसका कैसे कैसे सीन बन रहा। क्या हुआ कि ये लोग भाग के चले गए, है ना, भागकर चले गए अवध। अब देखो वहां क्या होता, शुजा उद्दौला, मीर क्वासिम एंड शाह आलम ज्वाइंड हैंड्स एंड वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द कंपनीज आर्मी एट बक्सर बट दे वर डिफीटेड। अब क्या हुआ कि ये लोग अपना ग्रुप बनाए कि हम लोग तीनों कोई मिलके कंपनी से लड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो ये लोग कौन कौन मिले, 3 लोग बैटल ऑफ बक्सर के लिए, शुजा उद्दौला, मीर क्वासिम एंड शाह आलम। ठीक है, ये तीनों मिले और बक्सर में युद्ध हुआ जो कि हार गए।
ठीक है, जो कि हार गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये डेट तो तुमको बता ही नहीं। बैटल ऑफ प्लासी का डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757। और वहां से कुछ साल बाद, बस 7 साल बाद क्या हुआ, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, ऐसे याद रखना ना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 और इसमें, ठीक है, 7 जोड़ देना तो पहुंच जाओगे 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों बैटल बहुत ही मॉडर्न इंडिया का ऐतिहासिक युद्ध है, क्योंकि इसके बाद भारत का जो कमांड था ना वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया पूरा पूरी। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव, कौन था रॉबर्ट क्लाइव, कौन था, ब्रिटिश कमांडर इन बैटल। ठीक है, बैटल में ब्रिटिश कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द बंगाल। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया बंगाल का, है ना। देखो किस तरह रॉबर्ट क्लाइव राइज करते चला आया इंडिया आने के बाद। पहले क्या था, कर्नाटिक वॉर में क्लर्क था, उस समय पढ़े थे स्टार्टिंग लेक्चर में। फिर क्या हुआ, तुम्हारा गवर्नर बन गया। ठीक है, ही फोर्स्ड, ही कौन, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव फोर्स्ड शाह आलम टू एंड शुजा-उद-दौला टू साइन ट्रीटीज। ट्रीटीज मतलब समझौता, है ना, ट्रीटीज साइन करवाया, समझौता साइन करवाया वो दोनों से, है ना। मुगल इंपीरियर वॉज फोर्स्ड टू लिव इन इलाहाबाद। जो मुगल इंपीरियर थे, ठीक है, उन्हें बोला गया कि आप इलाहाबाद में ही रहिए ऑन अ पेंशन, कंपनी कुछ पैसा देगी, उसी पर आप जीवित रहिए, है ना, पेंशन के तौर पे। द ब्रिटिश गोट फ्री ट्रेड राइट्स इन अवध एंड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, ये ट्रीटी में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो अवध पे पूरा ट्रेड का राइट ले लिया। क्यों, क्योंकि शुजा-उद-दौला तो हार गया बैटल ऑफ बक्सर में, तो पूरा कब्जा ब्रिटिशर्स का हो गया। और साथ में दीवानी राइट, तो दीवानी क्या, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, है ना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है, अथॉरिटी है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। तो याद रखना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट आ गया। कहाँ कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, है ना। अब देखो अगला टॉपिक आता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में 2 तरह का गवर्नमेंट चल रहा था। तो 2 तरह का कैसा गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट लेकिन उसे कंट्रोल करने का 2 तरीका। ठीक है, अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव एस्टेब्लिश्ड द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, right to collect diwani by the British began a dual government in Bengal. The Nawab was merely a puppet in the hands of the company which had got both diwani rights and निजामत rights. देखो हुआ क्या ना, अब इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद कि रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया। डुअल गवर्नमेंट में कंसेप्ट क्या हुआ, मतलब कि 2 लोग राज करेंगे, एक सिर्फ नाम का रहेगा, दिखावा, पपेट, है ना। जो नवाब था बंगाल का वो मात्र नाम का था, सिर्फ दिखावा के लिए, है ना, कठपुतली था ब्रिटिशर्स का। तो वो सिर्फ जनता देख रहा है कि कौन राज्य संभाल रहा है, कौन किंग है, नवाब कौन है, तो वहां का लोकल है। ठीक है, बट ऐसा नहीं था, उसे कमांड कौन करता था, पीछे से ब्रिटिशर्स लोग करता था, समझे। तो ये मास्क हो गया ना, मुखौटा लगाए हुए, रियली में कंट्रोल कर रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, लेकिन दिखाने के लिए फ्रंट लाइन पे नवाब को रखे हुए। ठीक है, तो इसी तरह ब्रिटिशर्स को दीवानी और निजामत राइट दोनों मिल गया। ठीक है, दीवानी तो जान गए थे, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था, निजामत तुम्हारा और सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये सब से जुड़ा हुआ था। ठीक है, द नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कंट्रोल्ड द आर्मी, द जुडिशरी एंड द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल। ठीक है, नवाब क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ठीक है, प्रशासन देखे, और कंपनी किस चीज को कंट्रोल करता था, आर्मी को कंट्रोल करता था, जुडिशरी न्याय सिस्टम को, और रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा कहां से कितना आएगा। ठीक है, तो मेन चीज कौन कंट्रोल कर रहा, ब्रिटिशर्स। ठीक है, नवाब क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं कि हाँ भाई सब कोई ठीक से काम करो। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं, मेन जो डिसीजन था वो ब्रिटिश के हाथ में था। ठीक है,
अब आगे देखो क्या होता है। This arrangement gave immense power to the British without any responsibility, but the general public suffered. ठीक है, लेकिन जनरल पब्लिक बहुत सफर हुआ। Thousands of people died in Bengal famine in 1717. Thousands of हजारों लोग मर गए, ठीक है, बंगाल का फेमिन में जो 1770 में आया था। But the company did not help the victims and Nawab did not have the resources. समझे? तो किसी तरह भी कंपनी विक्टिम्स का सहायता नहीं कर सका और ना नवाब के पास उतना धन था कि सहायता कर पाता। ठीक है। इन 1772 वॉरेन हास्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरेन हास्टिंग कौन 1772 में गवर्नर बदल गया बंगाल का, है ना। 1772 में गवर्नर कौन बन गया, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है। इन 1772 वॉरेन हास्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल एबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल गवर्नमेंटशिप था ना वो एबोलिश किया एंड गेन्ड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल, और बंगाल पे पूरा कंट्रोल स्टेबल कर लिया, है ना। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा बंगाल का पूरा कंट्रोल खत्म हुआ। अब बंगाल से क्या होगा, यहां पर एक मैप है, देखो बंगाल इस एरिया में। ठीक है। अब बंगाल से ये लोग फिर नीचे की ओर आएंगे मैसूर। ठीक है। मैसूर में युद्ध करके फिर ये लोग जाएंगे मराठा की ओर, फिर मराठा से जाएंगे सिख की ओर, पंजाब की ओर। तो बंगाल कंप्लीट कर लिए आज। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैसूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जो 4 बैटल हुआ मैसूर का वो कंप्लीट करेंगे। तब अभी आप इस चीज को पढ़िए, मेमोराइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कहाँ से, एंग्लो मैसूर वॉर से। ठीक है। या बुक में यहाँ से आप पढ़ के रखिएगा आगे एंग्लो मैसूर वॉर से। ओके, चलिए टेक केयर।